अच्छा, जो अभी हम क्वेश्चन जो भी हम हेजिंग स्ट्रेटजीज पढ़ रहे थे, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या किया, मैंने पहले जो उस चैप्टर के अंदर तकरीबन 20 एक क्वेश्चंस थे वो निकाले हैं। पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर अगले वाले 20 करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। इसमें थ्योरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है, इसमें कैलकुलेशन भी है, सारा कुछ का क्या चल रहा है, मिक्स चल रहा है। तो जैसा कि पहला है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर अ शॉर्ट हेज एंड लॉन्ग हेज अप्रोप्रिएट। मतलब ये दोनों कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, अप्रोप्रिएट क्या है। तो शॉर्ट हेज तब होता है जब कंपनी के पास एसेट होता है। तो आपके पास एसेट है, वो किधर गई पेंसिल, यू हैव एन एसेट, ठीक हो गया। और आपके पास एसेट है और फ्यूचर में आप उसको बेचने का प्लान कर रहे हैं। एसेट का मतलब है कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है, जैसे कि वीट हो गया, ऑयल हो गया, शेयर्स हो गया। अगर आपके पास वीट का स्टॉक पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि अगले 3 महीने में प्राइस गिर सकती है, तो आप क्या करें, शॉर्ट हेज करते हैं ताकि प्राइस लॉक हो जाए, ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो है लॉन्ग हेज। लॉन्ग हेज कब कंपनी तब करती है जब कंपनी को फ्यूचर में एसेट ख़रीदना होगा, ठीक है, और प्राइस के बढ़ने का रिस्क है। अगेन अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल है कि बेकरी को 6 महीने बाद जो है ना वो शुगर की ज़रूरत है, और आपको पता है शुगर की कीमत बढ़ने का ख़तरा है। तो उन्हें लगता है कि अगर ये प्राइस बढ़ जाएगी तो वो इसको कवर कैसे कर सकते हैं, उसका रिस्क कैसे कवर कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, लॉन्ग हेज कर लेते हैं। तभी क्या होता है, उनकी प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती हैं, सिक्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट हेज कहाँ यूज़ हो रहा है, लॉन्ग हेज कहाँ यूज़ हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला वो कह रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय बेसिस रिस्क व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड फॉर हेजिंग। अच्छा, अब बेसिस रिस्क हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। बेसिस रिस्क का मतलब यह है कि स्पॉट की प्राइस जो कि आज की प्राइस है, ठीक है, और फ्यूचर की प्राइस जो फ्यूचर में होगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जब ये टाइम ख़त्म होगा फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस वक्त जो प्राइस है वो डिफरेंट है, जो एक्सपेक्टेड हमें लग रहा था ये वाली होगी, ये वाली नहीं है। तो ये जो प्राइस का गैप है, क्या जो अनसर्टेनिटी का वजह से आ रहा है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस रिस्क कहते हैं। तो ये जो प्राइस गैप का अनसर्टेनिटी हेज के रिजल्ट को अफेक्ट करता है, पता ही नहीं क्या आएगा, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई बेसिस रिस्क क्या है। आगे और क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसके साथ और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली चीज़ आ रहा है कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट हेज। अब परफेक्ट हेज वो होता है जो पूरा रिस्क एलिमिनेट कर दे। इसका मतलब होता है प्राइस के अंदर कोई भी चेंज हो, अप या डाउन, कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन परफेक्ट हेज हमेशा बेटर आउटकम नहीं देता, और उसकी वजह क्या होती है कि फ़र्ज़ कर लें अगर प्राइस आपकी फेवर में चला जाए, तो परफेक्ट हेज से वो प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाता है। और इम्परफेक्ट हेज में क्या होता है, कुछ रिस्क बच जाता है, लेकिन कभी कभी उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो परफेक्ट हेज हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको बेटर हेज देगा देन इम्परफेक्ट हेज। तो उसने बोला इसको एक्सप्लेन कर दे। तो जो मैंने आपको किया, आप इसको अपनी वर्ड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला आ रहा है, व्हाट सर्कमस्टांसेस डज अ मिनिमम वेरिएंस हेज पोर्टफोलियो लीड टू अ नो हेजिंग एट ऑल। अब 2-3 चीज़ें नहीं आ रही हैं। मिनिमम वेरिएंस हेज का जो एम होता है वो क्या होता है कि प्राइस चेंजेस का रिस्क सबसे कम करना है, और ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कितना साइज़ लूँ, कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाए, ताकि जो टोटल पोर्टफोलियो की प्राइस फ्लक्चुएशन है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है। और ये ज़्यादातर उन सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ कंपनी या इन्वेस्टर के पास प्राइस रिस्क तो होता है, लेकिन वो पूरे का पूरा हेज करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना कि प्राइस के बदलने का असर मिनिमम हो जाए, ठीक है। और अगर फ्यूचर प्राइस और एसेट प्राइस का कोरिलेशन ज़ीरो है, मतलब दोनों की मूवमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हेज काम ही नहीं करता, और प्रैक्टिकली वो क्या बन जाता है, नो हेजिंग हो जाता है, ठीक हो गया। तो मिनिमम वेज हेजिंग और नो हेजिंग के बीच में क्या है कि किस सिचुएशन में क्या चलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है, गिव 3 रीजंस व्हाई द ट्रेजरर ऑफ अ कंपनी माइट नॉट हेज द कंपनीज एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर रिस्क। और भाई यार, ट्रेजर कभी कभी हेज नहीं करता है, तो इसके कुछ रीज़न होंगे। अभी हमने कुछ डिस्कस भी किए थे कि अगर आपका कंपेटिटर हेज नहीं कर रहा तो कंपनी भी सेम मार्केट रिस्क लेना चूज़ करना चाहेगी, ठीक है। शेयर होल्डर ये कहते हैं कि अगर सारा रिस्क मैनेज हो गया तो कमाएंगे कहाँ से, जो उतना नफ़ा हो उतने का आपने वहाँ से आपका लॉस हो के हिसाब किताब बराबर हो गया।
और अगर हेज में लॉस हो जाए, एसेट में प्रॉफिट हो जाए, तो फिर वही बात है, डिफ़िकल्टी आ जाती है मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने में कि भाई सारी चीज़ के लिए करना क्या है। और कभी कभी एक्स्ट्रा हेज की ज़रूरत होती नहीं है, हम ओवरऑल ले लेते हैं। तो पिछले साल क्या हुआ कि अब पर्सनल चीज़ है, जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मेरे मुंह के अंदर पीछे एक ट्यूमर डायग्नोस हुआ। तो ट्यूमर डायग्नोस हुआ तो पता चला छोटा सा था, उन्होंने रिमूव कर दिया। तो वो जो डॉक्टर थी, जो कंसल्टेंट थी, जो मेरा केस डील करी थी, उसने बोला कि ऐसा करते हैं, हम आपको रेडियोथेरेपी देते हैं। अब जब रेडियोथेरेपी की बात आई तो मैं परेशान हो गया कि भाई यार ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला रेडियोथेरेपी आप तब कराएंगे जब आप ऐसे इतने इस लेवल की सेफ्टी चाह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे हुए और आपने गाड़ी में बैठ के भी हेलमेट पहना हुआ है कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो जाहिर बात है, ओवर अंडर, आप समझ गए एनालॉजी क्या है, बेसिकली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि हर रिस्क को आप कवर ही करें, वरना तो आपका कोई काम होने की वो बनेगा ही नहीं। इसको करने से पहले ये उसके पेज नंबर लिखे हैं, तो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं सर ने क्या लिख दिया। हेज बेसिकली क्या है, रिस्क को कवर करना, प्राइस की अप एंड डाउन का असर ख़त्म करना। फॉर दिस वी यूज़ हेज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आज एग्रीमेंट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ कितनी प्राइस पे बाय होगी या सेल होगी। स्पॉट प्राइस का क्या मतलब होता है, आज की प्राइस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली फॉरवर्ड और फ्यूचर एक जैसे होते हैं, एक एक्सचेंज पे बिकता है और एक एक्सचेंज पे नहीं बिकता है। बेसिस रिस्क क्या होता है, स्पॉट का और फ्यूचर का डिफरेंस। इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती है, एक हम कहते हैं कि बेसिस स्ट्रेंथन हो रहा है और दूसरा होता है बेसिस वीक होना है। स्ट्रेंथन होने का मतलब ये है कि बेसिस बढ़ रहा है, स्पॉट ज़्यादा है फ्यूचर से या फ्यूचर कम है स्पॉट से, ये क्या हो गया, बेसिस का स्ट्रेंथन होना हो। बेसिस वीकन का क्या मतलब होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करती है, वॉलेटिलिटी को मेजर करती है। कोरिलेशन कहती है कि दो चीज़ों का, प्राइस और रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जो हम ज़्यादातर कोरिलेशन पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन। इसका जो रिलेशनशिप होता है +1 से लेके -1 तक होता है। +1 का मतलब होता है कि जो इसमें हो रहा होगा एग्जैक्टली वही दूसरे वाले में होगा, और -1 का मतलब है एक अप जा रहा है तो दूसरा क्या जा रहा होगा, डाउन जा रहा होगा। इससे बाद जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ऑप्टिमल हेज रेशो। वो रेशो जो कि हेज का रिस्क या हेज का वेरिएंस मिनिमम कर देती है, ठीक है। बीटा क्या बताता है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट से कितना सेंसिटिव है, या मार्केट के हिसाब से आपका रिस्क कितना है। मतलब अगर बीटा 1 है तो जो मार्केट का रिस्क है वही आपका रिस्क है। अगर बीटा मोर देन 1 है तो आपका रिस्क भी मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इंडेक्स मल्टीप्लायर, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, जो इसके लिए आपको चाहिए होगा। अगर आपको याद हो, आपने देखते हैं इंडेक्स जो होता है पॉइंट्स में चल रहा होता है, ठीक है। तो जब अगर आपने फ़र्ज़ कर लें इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, साथ ही स्टॉक एक्सचेंज का रिस्क मेजर करना है, तो वो तो गिवन ही पॉइंट्स में होता है, तो डॉलर्स में होता ही नहीं, तो मैं रिस्क कैसे मेजर करूँगा। तो इंडेक्स मल्टीप्लायर क्या करता है, उन पॉइंट्स को डॉलर में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो इंडेक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जो बताता है कि इंडेक्स का फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना हो या इंडेक्स के फ्यूचर का रिस्क रिड्यूस करना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो फ़र्ज़ कर लें, अगर आपका फ़र्ज़ कर लें इंडेक्स अभी चल रहा है 1080, आप पाकिस्तान का ले सकते हैं, 1,40,000 का ले सकते हैं, या 1500 ले लें, कोई भी एग्जांपल समझने के लिए। तो ये पॉइंट्स में गिवन है। तो इंडेक्स मल्टीप्लाई क्या करता है, इन पॉइंट्स की डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स लेवल इनटू इंडेक्स मल्टीप्लायर। क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, जो भी है। और ये मतलब ज़रूरी क्या है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इस रिस्क को मैनेज करने के लिए या इंडेक्स का रिस्क मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। और अगर मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमें कम कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, और अगर मल्टीप्लायर छोटा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू कम होगी और हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़े होंगे सेम रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है सपोज दैट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्वार्टरली चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 0.65। ये आपको एक बता रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है उसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्वार्टरली चेंजेस इन फ्यूचर कमोडिटी प्राइस इज 0.81। इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप है वो है 0.8। वो कह रहा है अगर आपको ऑप्टिमल हेज रेशो निकालनी है ऑफ दिस 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट,
और इसका मतलब आपके लिए क्या होगा। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं। मार्केट में स्पॉट और फ्यूचर की मूवमेंट कभी परफेक्टली सेम नहीं होती, और अगर परफेक्टली सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या आ रहा है, बेसिस रिस्क आ रहा है। दोबारा, मार्केट में स्पॉट आज की कीमत और फ्यूचर जो आगे जाने वाला टाइम है, इनके बीच में जो मूवमेंट होती है, जो चेंज होती है, आज की प्राइस कितनी स्पीड से चेंज होगी, फ्यूचर की प्राइस कितनी स्पीड से चेंज होगी या कितनी ज़्यादा चेंज होगी, ये कभी सेम नहीं होता। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिस रिस्क है। इसीलिए ये पूरा 100% हैज कभी कभी या तो हम ओवर या अंडर हैज बन जाता है। तो ये जो रेशो है, जो हम कह रहे हैं ऑप्टिमल रेशो है, ये हमें वो आंसर देती है जिससे ये जो वेरिएंस है, जो फ्लक्चुएशन है, ये मिनिमम हो जाए। ठीक हो गया। अब जो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमल हैज रेशो का, एच रेशो का, ऑप्टिमल हैज रेशो, आप इसको यूज़ कर लें। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोरिलेशन, रिलेशनशिप क्या है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फ्यूचर्स प्राइस। ये आपको क्या बता देगा, ये रेशो बता देगा। अगर हम इसको अपने वाले क्वेश्चन पे यूज़ करें तो हमारी कोरिलेशन 0.8 है, जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है फ्यूचर प्राइस का वो 0.65 है स्पॉट प्राइस का, और जो फ्यूचर प्राइस है उसका 0.81 है। तो ये हमें एक आंसर देगा। ये आंसर दे रहा है, मैंने इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 0.8, सो ये आंसर आ रहा है 0.642। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी को अपना 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसके रिस्क को मिनिमाइज़ करना है तो आपको 64.2% फ्यूचर में हेज करना चाहिए, या आपकी जो भी पोजीशन है उसके एक्सपोजर का 64.2% का आपको हेज लेना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि कंपनी के पास फ़र्ज़ कर लें कोई एसेट है जिसका रिस्क 3 महीने बाद सेटल होना है, अगर आप पूरा 100% हेज करने की बजाय इस कैलकुलेशन से निकाल लें कि 64.2 का हेज कर लें, तो ये आपका जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है इसको क्या कर देगा, मिनिमम कर देगा। ठीक है। तो इसके बहुत सारे जैसे बन सकते हैं कि अगर आपने 1 मिलियन का फ़र्ज़ कर लें 3 महीने बाद 1 मिलियन का गंदम बेचना है, और आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन का हेज करने के लिए 1 मिलियन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना ले लो पूरा एग्जैक्टली, तो क्या करूं, मैं चाहता हूं कि भाई इतना ले लूं कि यार रिस्क मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से 64.2% या 642,000 का अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लूं तो उस प्राइस फ्लक्चुएशन का अफेक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट से मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन समझाने के लिए काफ़ी है, कि फ़र्ज़ कर लें कि आप छतरी लेके घूम रहे हैं, अम्ब्रेला। ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट में लिखा हुआ है कि 80% चांस है बारिश का, लेकिन आपको ये भी पता है कि सारे रास्ते में मेरे पास ज़्यादातर जो एरिया है ना वो कवर्ड एरिया में से गुजर के जाना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा रेन कोट भी पहन लें। आप कह रहे हैं यार सिर्फ अम्ब्रेला ही ले लेते हैं, इससे काम हो जाएगा। इस तरह से आप कंफर्टेबल भी रहते हैं और आपका रिस्क भी मैनेज रहता है। तो ये आप समझ लें कि ऑप्टिमल हेज रेशो में भी हम सिर्फ जितना ज़रूरी है ना उतना कवर करते हैं, ओवर रिस्क प्रोटेक्शन नहीं करते। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स है और पोर्टफोलियो हेज है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या है, आपने बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर लिए हैं, आपका क्या बन गया, पोर्टफोलियो बन गया। इसकी एक वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि $20 मिलियन का पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है इसका बीटा दिया हुआ है 1.2, मतलब मार्केट से 20% ज़्यादा वॉलेटाइल हैं हम लोग। ठीक है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, पाकिस्तान में इंडेक्स का मतलब हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की SE30 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, इस्लामिक बैंक का इंडेक्स होता है। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं जिससे आप कंपेयर करते हैं भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है और मेरी परफॉर्मेंस क्या रही है। इंडेक्स मल्टीप्लायर दिया हुआ 250 का, मतलब हर पॉइंट की डॉलर वैल्यू क्या है। अगर एक पॉइंट इंडेक्स का एक पॉइंट है तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट का मतलब हो गया $250 हो गया। ठीक हो गया। तो इंडेक्स मल्टीप्लायर जो है हमारे पास 250 टाइम्स है, और इस वक्त जो इंडेक्स है वो 1080 पे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ कि भाई हमारा
इंडेक्स मल्टीप्लायर कितने का बनेगा, तो 1080 इंटू 250, तो जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा $270,000 का पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स में शॉर्ट का मतलब ये है कि सेल करना है कॉन्ट्रैक्ट, और इसका फ़ायदा तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा है कि व्हाट शुड द कंपनी डू इफ़ इट वांट्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू 0.6। तो बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ मैं, अपना रिस्क कम करना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो, हमने पहले बात की थी कि हमें रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है। अब दो तरीके से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। एक तो मेरे पास स्ट्रेटेजी है, इसका नाम होता है बीटा न्यूट्रल। बीटा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में क्या है, जितना रिस्क है उसी के हिसाब से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें, अभी हमने क्या किया कि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितनी वैल्यू का होगा, हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी वैल्यू निकाली, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाली। कैसे हुआ, इंडेक्स पॉइंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स मल्टीप्लाई। तो हमें पता चल गया एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $270,000 का होगा। कितने कॉन्ट्रैक्ट लूँगा तो ये रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मूला होता है कि आपका रिस्क है कितना, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बीटा से, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है। तो ये हमें क्या बता रहा है, फ़र्ज़ कर लें हमारा बीटा जो है 1.2 है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने करना है वो 20 मिलियन का है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो है 270,000 या 0.27 मिलियन। तो हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसके हिसाब से हमें 1.2 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.27, 89 कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं 89 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करूँगा, शॉर्ट का मतलब है फ्यूचर में सेल करूँगा। तो पोर्टफोलियो में अगर मार्केट मूवमेंट का इफेक्ट आता है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मार्केट 1% नीचे जाएगी तो पोर्टफोलियो का लॉस फ्यूचर्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन के गेन होने से बैलेंस हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब है प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब अगर आपकी प्राइस नीचे गिरी है तो ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये आपके जो लॉस को जो है ना कवर कर देगा। अगर आपको कहीं और से लॉस हो रहा है तो यहाँ गिरने से क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो है। आपको लग रहा है प्राइस कम हो जाएगी तो आपको नीचे गिरने से डर लग रहा है, तो आपने क्या किया, वो शॉर्ट पोजीशन ली हुई है कि जब भी नीचे गिरे तो मुझे फ़ायदा होगा। तो जितना वो नीचे गिरेगा उतना ही शॉर्ट वाली पोजीशन आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाएगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, रिस्क क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब अगर पोर्टफोलियो में 2 लाख का लॉस हुआ है प्राइस के गिरने से, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि शॉर्ट है और शॉर्ट में फ़ायदा तब होता है जब प्राइसेस नीचे गिरती हैं, तो मुझे वहाँ से 2 लाख का फ़ायदा हो जाएगा और मेरा नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं बीटा को रिड्यूस करना चाहता हूँ। यहाँ पे गिवन है 0.6 आधा करना है, इसका मतलब मुझे आधा रिस्क उड़ाना है। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मैंने अभी 1.2 का बीटा लिया हुआ है वहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0.6 का बीटा लूँगा और दोबारा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कैलकुलेट करूँगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अगर मैं फ्यूचर में उतने कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करता हूँ या बाय करता हूँ तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, 1.2 से कम होके 0.6 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी इसका आंसर आ रहा है। तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सोचे आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि नॉर्मल स्पीड से 20% ज़्यादा स्पीड पे चलती है, मतलब इसका बीटा क्या हो गया, 1.2। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने का मतलब ऐसे है जैसे आपने स्पीड के ऊपर एक गवर्नर लगा दिया, ठीक है। अगर आपको पूरा रिस्क ख़त्म करना है तो आप स्पीड को ज़ीरो कर दें। स्पीड को ज़ीरो कर देंगे तो इसको कहते हैं हम लोग बीटा आपने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। या आप चाह रहे हैं कि आधा रिस्क कम हो जाए तो आपने क्या कर दिया, आपने बीटा इसका 1.2 से कम करके क्या कर दिया, 0.6 कर दिया। ठीक हो गया। अगले मैं एक और वीडियो बनाता हूँ तो बहुत लंबी ना हो जाए, तो इसको आगे शुरू करते हैं।